हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंजी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में रासायनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फिगर में अगर देखा जाए तो ये नाभिक है, ये पहला नाभिक, ये दूसरा नाभिक। दो नाभिक अगर नाभिक नाभिक करते हैं तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है और जो दूसरे परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे पहले वाले परमाणु के नाभिक को आकर्षण करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण को रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, जो आकर्षण होता है दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, उनको हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल रासायनिक बंध और दूसरा है दुर्बल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध में पहला है आयनिक बंध या इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा है सहसंयोजक बंध। तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। चौथा है धात्विक बंध। दुर्बल में हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल आकर्षण। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बंधों को जानने से पहले हम सबसे पहले लुईस का अष्टक नियम जानेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। लुईस के अनुसार जिस प्रकार अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये स्थायी होते हैं, जिसमें जिसके आउटर मोस्ट सेल में उन्होंने ये कहा कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में जैसे अक्रिय गैस हैं वो स्थायी हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अन्य तत्व भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं जिससे वो स्थायी हो सकें। इस मंशा में इस मंशा के लिए क्या करते हैं वो लोग? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, साझेदारी या दान करते हैं जिससे ये रिश्ता बना लें, एक बॉन्ड बना लें। ठीक है, खुद को स्थायी बनाने के लिए। तो ये पहला क्या होता है? स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे जो बंध होता है उसको हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो उसको हम सहसंयोजक बंध, यानी दोनों सहायता कर रहे हैं एक दूसरे से दे करके, साझेदारी करके। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का दान करके। ठीक है, तो ये उप सहसंयोजक बंध होता है। आगे चलते हैं। इसके अष्टक नियम के अपवाद भी कुछ हैं। तो वे अणु जिनमें परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिसमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक नियम के अपवाद हैं। देखिए यहाँ है। सबसे पहले कम वाले पे चलते हैं। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो है हैं तो स्थायी हैं, लेकिन इसके में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है से कम है, इस वजह से ये अपवाद कहे जाएंगे। आगे चलते हैं। वे यौगिक जिनमें रिक्त डी कक्षक होता है, डी कक्षक खाली है, लेकिन क्या करता है? ये अष्टक का विस्तार कर लेते हैं, यानी 4s2 या 3d ना भर करके वो 4s1 में चले जाते हैं, 4s में चले जाते हैं। ठीक है, अपना प्रसार कर लेते हैं। तो ये भी जो है हमारे कौन से हैं? PCl5, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं। ठीक है, SF6, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा हैं। फिर IF7 है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है मिला करके। तो इस वजह से ये सब भी अपवाद में आते हैं। आगे चलते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु अष्टक नियम के अपवाद हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन करने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो जाती है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन जाए कहाँ? ठीक है, तो इस नियम से भी अपवाद हो जाता है। आगे चलते हैं। अक्रिय गैसों में जनान जो है, ठीक है, उसके अनेक यौगिक हैं, जैसे XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है, आदि का निर्माण करती है। इससे जो है हम इस नियम से हम समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध। पहला है वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कैसे बनता है?
तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है, से बनने वाला बंध विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से बना धनायन, जब धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ठीक है, त्याग करके वो धनायन बनाते हैं। और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण को आयनिक बंध कहते हैं। जब क्या होता है, बना लेते हैं तो धनायन और ऋणायन में स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। भाई दो आवेश हैं, दो विपरीत आवेश हैं, तो उनके में आकर्षण होता है। जो है आकर्षण होता है वो वैद्युत आकर्षण होता है, तो इसको जो है इस वजह से आयनिक बंध कहा जाता है। जैसे ये हमारा सोडियम है, सोडियम Na+, तो इसमें 281 था, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यही आउट मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और यहाँ क्लोरीन Cl जो था वो 287 था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से तो 288 हो जाता है, और ये है 28 बना लेता है। यही हमारा जब जुड़ जाता है बना करके तो ये आयनिक बंध बीच में होता है। आगे चलते हैं, बॉर्न हेबर चक्र। ठीक है, अब NaCl जब जुड़ता है उसकी प्रक्रिया है, पहले हम देख लेते हैं। आयनिक बंध जो होती है, आयनिक बंध तब प्रबल होता है जब अवशोषित ऊष्माओं का मान उत्सर्जित ऊष्माओं के मान से कम होता है। ठीक है, अवशोषित ऊर्जाओं का मान जो होता है वो उत्सर्जित ऊर्जाओं से कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जब सोडियम हम जानते हैं जनरल फॉर्म में ये होता है सॉलिड में, और क्लोरीन हमारी गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, तो सोडियम को हम जो होती है ऊर्ध्वपातन करते हैं जिससे वो गैसियस में आता है, फिर उसके बाद उसको फिर ऊर्जा दी जाती है, तो ये आ जाता है एक जो है मालिक्यूल आयन में जब टूटता है, फिर उसके बाद यहाँ क्लोरीन गैसियस में होती है, इसकी जो बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है इसको, तो क्या होता है ये क्लोरीन में आता है। ठीक है, एक फॉर्म में। फिर इसको इलेक्ट्रॉन जो है लब्धि एनर्जी होती है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ऋणायन बना लेता है। ऋणायन बनाने के बाद ये दोनों क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी जालक ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है, ये मुक्त होती है तो जा करके ये क्रिस्टल के फॉर्म में बनते हैं। ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस है, इसीलिए इसको हैबर चक्र कहा गया, बोर्न हैबर चक्र। तो पहला केस ये कहता है कि जो Eg यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो होती है और लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा, इन दोनों का जो यानी शोषित, ये शोषित की गई हैं। ठीक है, इन ऊर्जाओं का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा अगर किससे, ये वाली हमारी ऊर्ध्वपातन एनर्जी और बॉन्ड वियोजन एनर्जी, ठीक है, बंध वियोजन एनर्जी और आयनाइजेशन ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा, इन दोनों से अगर ज़्यादा होती है ये वाली एनर्जी, तो जो प्रबल होता है कौन सा, जो आयनिक बंध होता है वो प्रबल होता है। फिर से एक बार देखते हैं, जो Eg यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसकी, ऋणायन की, और लैटिस एनर्जी यानी जो जालक ऊर्जा है वो उसका कॉम्बिनेशन यानी उसका योग जो है वो ज़्यादा होता है किससे, ऊर्ध्वपातन एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, फिर बंध वियोजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के योग से। तो प्रबल जो होता है आयनिक बंध होता है। अगर यही उल्टा हो, ठीक है, तो ये हो जाता है दुर्बल आयनिक बंध। आगे चलते हैं, प्रबल बंध आयनिक बंध की शर्तें कौन सी हैं। सबसे पहला है शर्त कि आयनन जो ऊर्जा है उसका मान कम होना चाहिए, अर्थात यानी परमाणु का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, फिर सेकंड पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए, अर्थात परमाणु का जो आकार होता है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो है अब परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। देखिए आयनन ऊर्जा किसकी बात हो रही है, तो आयनन ऊर्जा पॉजिटिव की, यानी इसकी धनायन का, यहाँ धनायन की बात हो रही है।
धनायन का जो है आकार बड़ा होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि उसमें आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है। और ये ऋणायन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि जो होती है, इलेक्ट्रॉन यानी प्राप्त करने की, तो इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त करेगा? ऋणायन हमारा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये इसमें वो ना होगा। आगे चलते हैं। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा जब वो क्रिस्टल फॉर्म में जुड़ते हैं तो उसका मान जो है उच्च होना चाहिए। आगे चलते हैं। जालक ऊर्जा होती क्या है? एक मोल धनायन तथा एक मोल ऋणायन को क्रिस्टल में व्यवस्थित करने पर, जब उसको क्रिस्टल में व्यवस्थित करते हैं तो अरेंजमेंट करते हैं, उससे जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। फिर से देखते हैं। एक मोल धनायन तथा एक मोल ऋणायन को क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित करने पर मुक्त ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अगर क्रिस्टल की यानी क्रिस्टल जेड प्लस है और ऋणायन जो है जेड माइनस है, वो आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तब इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा ये होगा एन ए जेड प्लस इंटू जेड माइनस इंटू ई स्क्वायर अपान आर, ये होगा इसका फॉर्मूला, जहाँ एन जो है वो अवोगाद्रो संख्या है और ए जो है वो मेडेलुंग स्थिरांक है। ठीक है, मेडेलुंग स्थिरांक ए है। आगे चलते हैं। ये आकर्षण बल का ऊपर था, ये है प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल, तो ये हो जाएगा बी ई की पावर 2 अपान में आर की पावर एन, जहाँ बी जो है वो है बी स्थिरांक है और एन जो है वो बॉर्न घातांक है। ठीक है, तो अगर मुक्त ऊर्जा जो होगी वो इतना होगी, एल इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड प्लस जेड माइनस इंटू ई स्क्वायर अपान आर प्लस बी ई स्क्वायर अपान में आर की पावर एन, ये होगा लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। जालक ऊर्जा को कौन कौन प्रभावित करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से। पहला है आवेश, इस पे सबसे पहला आवेश है Z प्लस और Z माइनस, इन पर डिपेंड करता है। अगर आवेश ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी यानी जालक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। और अगर अंतराणविक जो दूरी है वो अगर ज़्यादा होगी तो जालक ऊर्जा कम होगी। आयन का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे यहाँ लिथियम एक ही है लेकिन यहाँ आकार जो है यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जब आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर जालक ऊर्जा बढ़ रही है तो धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इस कंडीशन में यहाँ देखिए BeSO4 और BeSO4 में, लेकिन इसका तो ज़्यादा होगा, इसमें जालक ऊर्जा लगभग समान हो तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी। अगर इस कंडीशन में जैसे धनायन और ऋणायन का, इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो समान ज़्यादातर होता है। ठीक है, इसलिए जालक ऊर्जा जो होती है उच्च होती है, लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो BeSO4 की ज़्यादा होगी थोड़ा सा, इस वजह से। आगे चलते हैं। क्रिस्टल की ज्यामिति जो है जितना भी नियमित होगी, अधिक नियमित होगी या संकुलित होगी, जालक ऊर्जा उतनी भी, मतलब किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा नियमित रूप से क्रिस्टलाइज किया जाए तो उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से मेडेलुंग स्थिरांक या बोर्न स्थिरांक या घातांक, मेडेलुंग स्थिरांक तथा बोर्न घातांक का मान बढ़ने पर, जैसे वो मान बढ़ता है, ठीक है, जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, जैसे तुरंत जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। मेडेलुंग स्थिरांक क्रिस्टल के लिए निश्चित होता है, हर जो है मेडेलुंग स्थिरांक जो है वो क्रिस्टल के लिए फिक्स होता है, जबकि बॉर्न जो घातांक होता है वो आवेश पर निर्भर होता है, ऐसा आवेश कितना है कैसा है तो उस पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म,
तो जितने आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, परंतु भंगुर प्रकृति के होते हैं, वो टूट सकते हैं तथा दबाव लगाकर उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसमें क्या होता है, तोड़ने की वजह से क्या, ये सामान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण ये बिखर जाते हैं, नहीं तो ये टूटे ना। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। आगे चलते हैं। ठोस अवस्था में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनका आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण होता है, जिससे आयन जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक भी होते हैं। लेकिन गलित अवस्था यानी जलीय अवस्था में आयनों के मध्य आकर्षण दुर्बल हो जाता है। जब वे जली भी आ जाते हैं अवस्था में तो ये आकर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, जैसे जल। आइए देखते हैं। परंतु ठीक है, जैसे ठोस NaCl जो होता है विद्युत में कुचालक होता है, ठीक है, ठोस का NaCl विद्युत कुचालक होता है। लेकिन अगर वही जलीय अवस्था में आ जाए तो भाई बैंड बजा देता है, यानी सुचालक हो जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, पानी में ये आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, ठीक है, क्योंकि जल का जो परावैद्युतांक उच्च होता है, यानी उसका ज़्यादा होता है परावैद्युतांक, इस वजह से वो जल में विलय होते हैं आयनिक परमाणु, आयनिक यौगिक, ठीक है। अब जो है जब जल में ये धनायन बनता है तो ये बना लेता है जल योजित धनायन। इसके जो हैं जल के भी ध्रुव यानी OH और H माइनस यानी ये वाले, ठीक है, ये पार्शली प्लस हो जाता है और ये पार्शली निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे आकर के ये जल योजित धनायन बना लेता है सोडियम, और क्लोराइड जो है आयन होता है वो जल योजित ऋणायन बना लेता है। आगे चलते हैं। जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो जल के अणु आयनों के मध्य आकर्षण को तोड़कर, ठीक है, जल योजित धनायन तथा जल योजित ऋणायन बना लेते हैं, जिसे जल का जल योजन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आयनिक ऊर्जा यौगिक की जल में विलेयता जालक ऊर्जा तथा जल योजन ऊर्जा के मान पर ही निर्भर करती है। विलेयता जालक ऊर्जा तथा जल योजन के मान पर निर्भर करती है। अगर जालक ऊर्जा अधिक है जल योजन ऊर्जा से तो क्या होगा, वो पदार्थ अविलेय होगा, ठीक है। अगर जालक ऊर्जा कम है जल योजन ऊर्जा ज़्यादा है तो ये विलेय हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं अभी। अगर जल योजन ऊर्जा अधिक है तो वो धनायन का जो आकार होगा, धन आयन का जो आकार होगा वो छोटा होना चाहिए, तब इसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होगी। और जालक ऊर्जा अधिक होगी तब जब उसका आकार छोटा होगा, ठीक है, यानी दोनों जो है वो बढ़ेंगे अगर आकार के ऊपर। ये निगेटिव की बात हो रही है यहाँ। अगर धनायन का, यहाँ धनायन का आकार अगर ज़्यादा हो तो जल योजन कम होगा, और यहाँ अगर ऋणायन का आकार ज़्यादा होगा तो जालन ऊर्जा, अगर इसका जो है अगर ऋणायन का आकार छोटा होगा तो जालक ऊर्जा अधिक होगी। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं लिथियम वाले पे, लिथियम F, फिर LiCl LiBr, इस तरफ जलते हैं तो आकार जो है किसका, ऋणायन का बढ़ रहा है, ठीक है। जब ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा हमारी क्या होगी, कम होगी, विलेयता इसकी जो है बढ़ेगी, ठीक है। जालक ऊर्जा अगर कम होगी तो विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि इसके इन्वर्सली होती है, ये मान सकते हैं। फिर इधर आते हैं तो इसमें आकार बढ़ रहा है तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये धनायन है तो इसमें विलेयता घटेगी, आकार बढ़ रहा है विलेयता घटेगी, जालक ऊर्जा बढ़ेगी और जल योजन ऊर्जा भी बढ़ेगी इसकी, ठीक है। ये धनायन है। आगे चलते हैं। सॉरी यहाँ जो है
हाँ, धनायन का आकार अगर बढ़ेगा तो जल योजन ऊर्जा जो होगी वो घटेगी। यहाँ जो है ये अपोजिट होता है, और जालक ऊर्जा जो है वो तो वही रहेगी। जला जल योजन ऊर्जा जो इसकी आकार बढ़ने के साथ घटती है। आगे चलते हैं। एलाई के हैलाइड और सेकंड ग्रुप के सल्फेट पायंस के नियम के अपवाद हैं। एलाई के जो हैलाइड हैं और सेकंड ग्रुप के जो सल्फेट हैं, ये सब जो दोनों ये पायंस नियम जो है उसके अपवाद होते हैं। आइए देखते हैं। आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, उसमें दिशा नहीं होती है कोई, ठीक है। अतः इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो जो है आप निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। आयनिक यौगिकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया अधिक तीव्र गति से होती है, क्योंकि आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। इस वजह से इनकी गति जो होती है वो तेज होती है, ठीक है। यहाँ जो है ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है। AgNO3 इसमें पार्शियल हुए हैं, और NaHCl जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, ठीक है, तो AgCl और NaNO3 बनाते हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो तेज होती है। क्यों? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण की वजह से। आगे चलते हैं। ध्रुवण और फायन के नियम, ये आयनिक बंधों में पाया जाता है, ठीक है। आयनिक बंध साथ में सहसंयोजक लक्षण भी पैदा करता है इसके साथ, ठीक है। ये हमारा जो है वही चीज़ हो रही है कि जो जो पॉजिटिव वाला होता है, यानी छोटा जो धनायन होता है, यानी हाँ धनायन होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, और ऋणायन होता है बड़ा होता है। इसका धनायन का जो नाभिक होता है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, और एक दूसरे के जो नाभिक को वो प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आयनिक बंध में धनायन का आकार छोटा जबकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तथा ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणायन ध्रुवित हो जाता है। फिर से देखते हैं। धनायन का जो नाभिक होता है, धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ठीक है, तथा ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है। न्यूक्लियस को प्रतिकर्षित तथा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, क्योंकि विपरीत है। धनायन इसके धनायन का नाभिक प्लस और इलेक्ट्रॉन इसका निगेटिव, ठीक है, तो ये आकर्षण होगा, और जो इसका नाभिक उसका नाभिक दोनों प्रतिकर्षित हो गए, जिससे क्या होता है? ऋणायन ध्रुवित होता है, ठीक है। धनायन किसको करता है ध्रुवित? ऋणायन को। तब आयनिक बंध में सहसंयोजन लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जिससे ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण जैसे बढ़ता है क्या होता है? तो सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। ऋणायन धनायन को ध्रुवित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है और आकर्षण अधिक होता है। इसीलिए धनायन की जो धनायन की ध्रुवण शक्ति होती है और ऋणायन की ध्रुवीयता होती है, क्योंकि वो ध्रुवित हो जाता है, इसलिए ऋणायन की ध्रुवीयता होती है। वे कारक जो ध्रुवण को प्रभावित करते हैं वो फायंस के नियम कहलाते हैं। आगे चलते हैं। धनायन का आकार, ठीक है, धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी, जिससे ध्रुवण बढ़ेगा और बंध में सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ता है। जैसे यहाँ सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये बढ़ते हैं तो आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण घटेगा, ध्रुवण शक्ति घटेगी, सहसंयोजक लक्षण घटेगा, ठीक है। आयन ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, क्वथनांक और गलनांक बढ़ेगा और जल में विलीयता बढ़ेगी। आगे चलते हैं। ऋणायन का आकार, जब ऋणायन का आकार बढ़ता है तो इसकी ध्रुवीयता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि इसको बड़ा होना चाहिए ऋणायन को, तो बंध में सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ जाते हैं। तो फायंस के नियम को ये समझा नहीं सकता है, क्योंकि लिथियम का है ना, इस वजह से।
फिर अगर आगे चलते हैं, ये AgF, AgCl और AgBr और AgI, इसका जो है आकार बढ़ रहा है, ठीक है, क्रमानुसार बढ़ रहा है, तो ध्रुवीयता बढ़ेगी, ध्रुवण भी बढ़ेगा और सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेगा, आयनिक लक्षण भी बढ़ेगा, क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है। परंतु जल में जो विलेयता होती है वो घटती है। ऋणायन का आवेश, धनायन पर आवेश। अब आवेश पे चलते हैं। धनायन पर आवेश बढ़ने पर इनकी ध्रुवण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आवेश बढ़ेगा इनकी ध्रुवण शक्ति बढ़ जाती है, इनकी पावर बढ़ जाती है। यह ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा, जिससे बंध में सहसंयोजक लक्षण में बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो आवेश बढ़ता है। जब आवेश बढ़ता है तो ध्रुवण शक्ति बढ़ती है, ध्रुवण शक्ति बढ़ती है, ध्रुवण बढ़ेगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, आयनिक ऊर्जा बढ़ेगी, जो आयनिक लक्षण है वो बढ़ेगी, गलनांक और जो क्वथनांक होंगे वो निम्न होंगे, क्योंकि आकर्षण बढ़ रहा है। जल में विलेयता भी घट जाएगी। आगे चलते हैं। ऋणायन पर आवेश। जब ऋणायन पर आवेश बढ़ता है तो इसकी ध्रुवीयता बढ़ जाती है, अर्थात धनायन से आसानी से ध्रुवित हो जाएगा, अतः ध्रुवण बढ़ेगा और सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो ये आवेश बढ़ रहा है, इस पर -1 था, इस पर -2, इसमें -3, तो आवेश बढ़ रहा है, ध्रुवीयता बढ़ेगी, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, आयनिक लक्षण घटेगा, विलेयता, क्वथनांक तथा गलनांक ये जो है माइनस होगा, यानी निगेटिव होगा। आगे चलते हैं। छद्म अक्रिय गैस विन्यास, इसको देखते हैं। जब किसी धनायन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे गैसीय अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। यदि धनायन के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं, ठीक है। यानी जब 8 इलेक्ट्रॉन तो अक्रिय गैस विन्यास, जब 18 इलेक्ट्रॉन तो छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। अक्रिय गैस विन्यास के धनायन की ध्रुवण क्षमता कम होती है, जबकि छद्म अक्रिय गैस विन्यास के धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। अतः छद्म अक्रिय गैस विन्यास के धनायन से ध्रुवण अधिक होता है, जिससे बंध में सहसंयोजक लक्षण अधिक होते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं NaCl में। NaCl में प्लस में देखिए 8 है, तो ये अक्रिय गैस विन्यास यानी ध्रुवण क्षमता जो है इसकी कम होगी, और ध्रुवण संयोजक क्षमता जो है वो सहसंयोजक लक्षण जो होगा वो भी कम होगा। और ये 18 है तो इसमें छद्म अक्रिय गैस विन्यास होगा, तो इसकी जो है ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, सहसंयोजक लक्षण भी अधिक होगा। फिर आगे चलते हैं। आयनिक विभव। धनायन पर आवेश तथा धनायन की त्रिज्या का अनुपात आयनिक विभव कहलाता है। कौन सा? धनायन पर आवेश तथा धनायन की त्रिज्या का अनुपात आयनिक विभव कहलाता है। आयनिक विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, निर्भर करता है ध्रुवण पर और सहसंयोजक लक्षण पर। अगर ये दो ज़्यादा होंगे तो आयनिक विभव भी ज़्यादा होगा, ठीक है। AgCl में श्वेत पर, जबकि AgI पीला होता है, इसी वजह से, ठीक है। इनका आकार बढ़ता है और ध्रुवीयता बढ़ती है जब इधर से इधर जाते हैं। आगे चलते हैं। Na2O क्षारीय होता है, जबकि Cl2O7 ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। इधर जाते हैं अगर तो आयनिक विभव बढ़ता है, ध्रुवण भी बढ़ता है और सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ता है, साथ में अम्लीयता भी बढ़ती है जैसे उधर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और रिव्यू अपना ज़रूर दें, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, और इसके बाद हम सहसंयोजक बंध देखेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, फिर मुलाकात होगी।